Assalamu alaikum friends, how are you all? Today I am going to do the explanation of first two stanzas of Ode to Nightingale by John Keats. लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे इसमें। और जॉन कीट्स जो कि एक रोमांटिक एज का एक पोइट था, राइटर था। ये बड़ा मशहूर राइटर था, ना सिर्फ उस एज में, आज के दौर में भी इसकी पोइट्री को पढ़ा जाता है। हमारी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर इसकी पोइट्री मौजूद है। जॉन कीट्स बेसिकली एक रोमांटिक एज का एक पोइट था। इंग्लिश लिटरेचर को आसानी के लिए जब उसकी हम स्टडी करते हैं तो उसको मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। जैसे रेनेसेंस पीरियड है, जैसे प्यूरिटन पीरियड है, इसी तरह रोमांटिक एज भी इंग्लिश लिटरेचर के अंदर एक एज है जो कि उस दौर के जो राइटर्स थे उनके लिखने के स्टाइल की वजह से उसको रोमांटिक एज कहा गया। उनके लिखने का स्टाइल, उनका कंटेंट जो था वो ऐसा था कि उसको रोमांटिक एज कहा गया। So today we are going to read the ode of John Keats, Ode to a Nightingale। इस ओड के अंदर आपको पढ़ते हुए जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, रोमांटिक एज के जो पोइट्स थे उनके अंदर एक चीज़ ये थी कि वो इस्केपिज़म उनकी पोइट्री के अंदर बहुत था। मतलब वो अपनी रियलिटी, अपनी ज़िंदगी की रियलिटी से, मुश्किलात से भाग जाना चाहते थे और भाग के वो चाहते थे कि मुश्किलात से हम निकल के हम कहीं दूर भाग जाएँ। तो इस्केपिज़म जो है वो इनकी पोइट्री में बहुत ज़्यादा नज़र आता है और ये इस्केपिज़म हमें यहाँ पे इसकी जॉन कीट्स की पोइट्री के अंदर भी बहुत ज़्यादा नज़र आता है। तो जैसे जैसे हम इस पोइम को पढ़ेंगे आपको खुद नज़र आएगा कि वो दुनिया की इस परेशानियों से भाग जाना चाहता है। अब उसको परेशानी क्या थी, ऐसे क्या हालात थे, कुछ उसकी ज़िंदगी के अपने हालात ज़ाती जो थे वो भी ऐसे थे। जैसे उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी ट्यूबरक्लोसिस से, और 1 साल पहले ही जब उसने ये पोइम लिखी इन 1819 में उसने ये पोइम लिखी, तो उससे 1 साल पहले उसके भाई की डेथ हुई थी। ट्यूबरक्लोसिस की वजह से उसके छोटे भाई की डेथ हो गई थी। और अब जो पोइट है जॉन कीट्स, वो अपने अंदर भी वही सिम्टम्स फील कर रहा है। उसे लग रहा है कि मुझे भी ये बीमारी हो चुकी है। तो अब वो सारी चीज़ें जो है ना, उसका माइंड परेशान है। तो वो उस दौरान वो उसको ये अब उसने एक नाइटिंगेल जो एक बुलबुल है वो कहीं दूर दराज किसी जगह पे वो गा रही है और वो उसका सॉन्ग जो है नाइटिंगेल का वो सुन रहा है और उस पर वो पोइट्री कर रहा है। तो आप देखेंगे कि 1819 में उसने ये पोइम लिखी जब वो 23 साल का था, 23 ईयर्स ओल्ड था, और फरवरी 1821 में उसकी डेथ हो गई थी। यानी वो सिर्फ अपनी डेथ के टाइम पे सिर्फ 25 साल की एज थी। सो today we are going to read the first two stanza of his ode, Ode to a Nightingale. My heart aches, and a drowsy numbness pains my sense, as though of hemlock I had drunk, or emptied some dull opiate to the drains. 1 minute passed, and deep words had sunk. It's not through envy of thy happy lot, but being too happy in thy happiness, that though lightning dried of the trees in some melodious talk of beechen green and shadows numberless, sings of summer in full-throated east. My heart aches और aches, my heart aches, मेरा दिल दर्द महसूस करता है, मेरे दिल में दर्द होता है। एंड ड्राउजी नमनेस, ड्राउजी हमारा रूप, नींद आ जाए बहुत ज़्यादा, ड्राउजीनेस हो जाना, बहुत ज़्यादा नींद आना। नमनेस सुन हो जाना, जिसमें भी किसी तरह के जो हमारे आज़ा हैं उनका सुन हो जाना। पेन्स दर्द, माई सेंस मेरा एहसास, सेंस जो है, तो मेरी सेंस जो है वो एक तरह वो मतलब क्या चीज़ फील करिए, ड्राउजी नमनेस फील कर रही है, नींद की हालत में, या जैसे सुन हो गई हूँ सेंसेस मेरी। एज दो ऑफ हेमलॉक, हेमलॉक जो है वो एक पौधे का नाम है, एक प्लांट है। ये पॉइजनस होता है। इसका जहर क्या करता है, इसका जहर इंसान को, अगर कोई इंसान ये हेमलॉक खा ले तो क्या होता है, वो यूज़ कर ले अगर हेमलॉक, तो कहा जाता है उसे बहुत ज़्यादा नींद आती है और वो सुस्त पड़ जाता है, उसका सारा जो मतलब एक्टिव नहीं रहता, इंसान सुस्त हो जाता है थोड़ा। तो वो कहता है कि ऐसे है मेरी सिचुएशन, जैसे कि मैंने हेमलॉक दो ऑफ हेमलॉक आई हैड ड्रंक, जैसे मैंने हेमलॉक पी लिया हो, हेमलॉक पौधा जो उसका रस वगैरह पी लिया हो, और एम्प्टीड या खाली कर लिया, सम डल ओपिएट, ओपिएट इज़ अनदर काइंड ऑफ वाइन, इसी तरह की एक चीज़ होती है जो पीने से इंसान पे ड्राउजीनेस मतलब नींद आ जाना, सुस्त हो जाना इंसान का। टू द ड्रेन्स, ड्रेन्स मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया हो आखिरी कतरे तक, जैसे कि मैंने ओपिएट
को आखिरी कतरे तक पी लिया है, उसको खाली कर लिया है। 1 minute passed, वो कहता है 1 मिनट गुजरा। एंड लीड वर्ड्स हैड संक, लीड वर्ड्स, नाउ व्हाट इज लीड? लीड वर्ड, लीड इन ग्रीक मिथोलॉजी, ग्रीक की जो मिथोलॉजी है उसके अंदर लीड एक रिवर का नाम है, एक दरिया का नाम है, और उसके बारे में जो उनकी मिथोलॉजी के अंदर मिलता है वो ये मिलता है कि जो भी इसका पानी पी लेता है वो सब कुछ भूल जाता है। तो अब वो कह रहे हैं लीड वर्ड्स हैड संक, संक का यहाँ पे मीनिंग डूब जाना नहीं है बल्कि इसका मीनिंग है भूल जाना। तो वो कहते हैं कि ऐसे है जैसे कि मैंने लीड का जो पानी है वो पी लिया और पीने के बाद में सब कुछ भूल चुका हूँ। दिस नॉट थ्रू इन वे ऑफ दाई हैप्पी लॉर्ड, लॉर्ड किस्मत, हैप्पी खुश, हैप्पी लॉर्ड मीन्स हैप्पीनेस। वो कहता है बर्ड से, ओड है क्योंकि तो वो एक बर्ड से नाइटिंगेल से वो मुखातिब है, उससे वो कह रहा है कि तुम्हारी खुशकिस्मती या तुम्हारी खुशी की वजह से ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर ये सारी कैफियत जो मैं महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरा जिस्म सुन्न हो चुका है या मैं बहुत ज़्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ या मुझे मुझ पर नींद हावी हो रही है या मैं सुस्त पड़ चुका हूँ, ऐसा तुम्हारी हैप्पीनेस की वजह से नहीं है कि मैं तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी से मैं हासिल हूँ, बट बीइंग टू हैप्पी, लेकिन किस वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। इन दाइन हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे ऊपर ये सारी कैफियत, ऐसी कैफियत क्यों हो रही है मेरी? क्योंकि मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। दैट दो, कि तुम, लाइट विंग ड्राइड, ड्राइड इन अदर हमें मिलता है ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर, ये रेफरेंस भी वहीं से लिया गया। ड्राइड कहा जाता है परी को, ऑफ द ट्रीज, दरख्तों की परी। तो क्योंकि उसे पता है कि नाइटिंगेल जो गा रही है वो कहीं पे दरख्त के ऊपर ही बैठी होगी, तो वो उससे कहता है कि तुम दरख्तों की परी हो, दरख्त की परी हो। जैसे ड्राइड के बारे में कहा जाए तो ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर एक परी होती है जो एक दरख्त के ऊपर रहती है और उसकी देखभाल, उसका ख्याल रखती है। तो वो कहते हैं कि लाइट विंग, हल्के परों वाली तुम एक परी हो दरख्तों की, इन सम मेलोडियस प्लॉट, किसी बहुत मेलोडियस प्लॉट में तुम गा रही होगी। प्लॉट एरिया, आपको पता है प्लॉट क्या होता है। मेलोडियस प्लॉट राइटर ने बोला है, तो हकीकत में इनफैक्ट उसने क्या किया है कि ट्रांसफर्ड एपिथेट का यूज़ किया है। व्हाट इज़ ट्रांसफर्ड एपिथेट? ट्रांसफर्ड एपिथेट का मतलब ये है कि जाहिर सी बात है प्लॉट तो मेलोडियस नहीं हो सकता ना। मेलोडियस तो बर्ड है, परिंदा है, जो नाइटिंगेल जो गाना गा रही है, जो सिंगिंग कर रही है वो मेलोडियस है। लेकिन राइटर ने यहाँ पे क्या कहा है, राइटर ने ऐसे बयान किया जैसे कि प्लॉट मेलोडियस है, लेकिन प्लॉट मेलोडियस नहीं है। उसके कहने का मतलब ये है कि तुम्हारी सिंगिंग की वजह से जिस प्लॉट के अंदर तुम गा रही हो वो मेलोडियस हो गया है। ऑफ बीच एंड ग्रीन, बीच एंड ग्रीन, बीच इज़ अ काइंड ऑफ अ ट्री, बीच का दरख्त। तो बीच एंड ग्रीन यानी ग्रीन कलर के जो बीच ट्रीज़ हैं वहाँ पे तुम हो, एंड शेडोज़ नंबरलेस, और बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे क्या है, दरख्त हैं जिनके शेडोज़, साए बन रहे हैं। तो अब वो कह रहा है सिंग्स ऑफ समर, तुम किसके गाने गाती हो, किसका गाती हो? समर के सॉन्ग्स तुम सुनाती हो, गर्मियों के। इन फुल थ्रोटेडीज़, फुल थ्रोटेडीज़ मतलब पूरे गले के साथ, पूरी आवाज़ में, फ्रीली, तुम्हें किसी किस्म की रुकावट नहीं हो रही, स्पॉन्टेनियसली तुम गा रही हो और तुम्हें कोई रुकावट नहीं है, तुम फ्रीली गा रही हो, तुम्हें कोई मना करने वाला या किसी तरह की तुम्हें परेशानी नहीं है उसमें। ओ फॉर अ डाउट ऑफ विंटेज, विंटेज स्वीट वाइन, मीठी टेस्ट वाली शराब को कहा जाता है विंटेज। ड्राउट घूंट, और मीठी शराब के घूंट के लिए। दैट हैव बीन कूल्ड, जिसे ठंडा किया गया है, लॉन्ग एज, एक लंबे अरसे तक, इन द डीप डार्क अर्थ, बहुत गहराई में खोदी गई ज़मीन के अंदर, जिसे बहुत लंबे अरसे तक क्या किया गया, ठंडा किया गया। अच्छा, डीप डार्क अर्थ, बहुत गहराई में खोदी गई ज़मीन। अब शराब के बारे में ये कहा जाता है कि जितना वो पुरानी होती चली जाती है उतना क्या होता है कि वो मैच्योर होती चली जाती है, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती चली जाती है और वो ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। तो इसलिए वो कहता है एक ऐसी शराब की वो ख्वाहिश करता है कि वो कहता है कि ऐसी शराब हो जो मैं पीऊँ जो बहुत अरसा तक ज़मीन के अंदर रखी गई है। मतलब वो उसे कहता है कि तुम्हारा जो सॉन्ग है वो ऐसे मेरे कानों में रस घोल रहा है जैसे मैंने एक ऐसी शराब पी ली है जिसे बहुत अरसे तक ज़मीन की तहों में रख के ठंडा किया गया है। डीप डल्फ्ट, और ऊपर जो हमने पढ़ा था लाइट विंड, यहाँ से हमें जो पता चलता है वो कीट्स बहुत ज़्यादा शौकीन था कंपाउंड वर्ड्स का ना, कंपाउंड वर्ड्स वो बनाया करता था, अपनी पोइट्री के अंदर इन्वेंट किया करता था। तो वहाँ ऊपर उसने लिखा लाइट विंड और नीचे उसने लिखा डीप डल्फ्ट।
ओके, टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा। फ्लोरा फ्लोरा अनदर ग्रीक्स की मिथोलॉजी से हमें एक और रेफरेंस मिलता है। फ्लोरा फ्लोरा के बारे में कहा जाता है इन ग्रीक मिथोलॉजी, फ्लोरा है द गॉडेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों की देवी, उसको फ्लोरा बोला जाता है। तो फ्लोरा से मुराद यहाँ पे पोइट की फ्लोरा से क्या मुराद है, वो फूल, ठीक है। तो वो कहता है कि जब मैं इसको टेस्ट करता हूँ तो मुझे उन फूलों की याद आती है, उस वाइन को जब मैं टेस्ट करता हूँ तो मुझे उन फूलों की याद आती है जिनसे वो बनाई गई है। एंड द कंट्री ग्रीन, वो कहते हैं कंट्री जो है, जो सारा एरिया है बिल्कुल ग्रीन हुआ है, बहुत ज़्यादा उसमें ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ा है। डांस एंड प्रोवेंशियल सॉन्ग। प्रोवेंस जो है वो फ्रांस के साउथ में एक एरिया है, उसको प्रोविंस बोला जाता है। और वहाँ के लोग एक तो मशहूर थे शराब के लिए, कि वहाँ की जो शराब थी वो बड़ी अला क्वालिटी की होती थी, बड़ी अच्छी होती थी, और दूसरा वो डांस एंड सिंगिंग के लिए भी बड़े मशहूर थे। तो अब वो उसी चीज़ को बयान कर रहा है, वो कहता है प्रोविंस सॉन्ग, जो उस एरिया के प्रोविंशियल सॉन्ग हैं, उस एरिया के जो सॉन्ग है वो डांस है। एंड द सन बर्न्ड मिर्थ, अनदर ट्रांसफर्ड एपिथेट द पोएट हैज़ यूज्ड, यहाँ पे भी उसने यूज़ किया। सन बर्न्ड मिर्थ से मुराद, मिर्थ मीन्स जॉय, खुशी, तो यहाँ पोइट की मुराद सनबर्न क्या होता है, सूरज से जला हुआ, सूरज से जली हुई खुशी मुराद नहीं है इसकी। अब ट्रांसफर्ड एपिथेट उसने कैसे यूज़ किया कि उसने लोगों का जिक्र नहीं किया, साउथ जिस एरिया को वो जिक्र कर रहा है, फ्रांस के साउथ में ये जगह है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, और गर्मी की वजह से यहाँ पे लोगों के रंग जो होते हैं वो काले पड़ जाते हैं। तो अब सनबर्न मिर्थ नहीं है, सनबर्न पीपल हैं, ठीक है, लेकिन उसने ट्रांसफ़र कर दिया एपिथेट को, जो लक़ब या ख़ताब था वो लोगों की बजाय उसने उस खुशी को दे दिया जो खुशी को मना रहे हैं वहाँ पे, ठीक हो गया। ओ फॉर अ बीकर फुल ऑफ द वार्म साउथ, एक किस चीज़ की ख्वाहिश करता है वो, फॉर अ बीकर फुल ऑफ वार्म साउथ मतलब साउथ से जो साउथ जो ही एरिया है वहाँ की जो गर्म शराब है, गर्म जो एरिया है साउथ का, जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाका है, वहाँ की वो शराब की एक बीकर एक खुले मुँह वाला बर्तन होता था, उसकी वो ख्वाहिश करता है। फुल ऑफ द ट्रू मीन्स टोटली जेन्युइन, खालिस हो वो। द ब्लशफुल हिपोक्रेन क्या है, हिपोक्रेन एक जो हम म्यूज़िक को पढ़ते हैं वहाँ पे हिपोक्रेन हमें मिलता है कि एक दरिया का नाम था, और वो बड़ा मुक़द्दस दरिया माना जाता था, ठीक है, माना जाता है। तो हिपोक्रेन जो है, अब वो यहाँ पे क्या कहता है कि हिपोक्रेन जो दरिया है वहाँ पे पानी की बजाय क्या बह रहा हो, शराब, वाइन का वो दरिया हो जाए। विद बीडेड बबल्स, बीडेड गोल, राउंड लाइक बीड्स, मोतियों की तरह गोल चमकते हुए उसके बबल्स बन रहे हैं उस पर। विंकिंग एट द ब्रिम, कहाँ चमक रहे हूँ, विंकिंग चमक रहे हूँ एट द ब्रिम, किनारे पे। एंड पर्पल स्टैंड माउथ, वो कहता है कि मुंह भी जो है ना, जो पिए इसको पिए इस शराब को, तो उसका मुंह भी पर्पल स्टैंड यानी पर्पल कलर का हो जाए, उसको भी पर्पल कलर आ जाए। पर्पल स्टैंड अनदर फ्रेज़ मिलता है हमें उसकी पोइट्री के अंदर, पर्पल स्टैंड माउथ, दैट आई माइट ड्रिंक, जो मैं पीऊँ, एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन, और इस दुनिया को अनसीन मतलब देखे बगैर गुजर जाऊँ, मैं इस दुनिया को देखूँ ही ना, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा है, क्योंकि दुनिया उसकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा, उसके लिए दुनिया जो है मुश्किलात से भरी हुई है, उसके लिए बड़ी परेशानियाँ हैं इस अपनी ज़िंदगी के अंदर। एंड विद दी, और तुम्हारे साथ, फेड अवे डिज़ॉल्व हो जाऊँ, मेल्ट हो जाऊँ, गुम हो जाऊँ, गायब हो जाऊँ, इनटू द फॉरेस्ट डिम डार्क फॉरेस्ट में मैं तुम्हारे साथ गायब हो जाऊँ। सो इन दो स्टेंजा से हमें पता चलता है कि वो कहता है मैं शराब पी के और तुम्हारे साथ जहाँ पे तुम गा रही हो उसकी खुशकिस्मती पे वो रश्क करता है। वो कहता है हसद नहीं कर रहा मैं तुम्हारी खुशकिस्मती पे, तुम खुश हो, तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी खुशी में मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ, और इस खुशी की वजह से मेरे अंदर ये कैफियत आ रही है कि तुम इतनी ज़्यादा खुश हो और मुझे लग रहा है जैसे मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, ठीक है। जैसे लीड वर्ड का भी उसने हमें ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर से एक रेफरेंस दिया है। तो उम्मीद है कि आपको ये दो स्टेंजाज इस पॉइंट के अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट के अंदर स्टेंजा नंबर 3 एंड 4 को इंशाल्लाह मैं एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू सो मच।